नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंच जाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइंस के जरिए। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर जनरल उपेंद्र द्विवेदी से जुड़ी हुई, जहां उनकी तरफ से एक वार्षिक प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत का जिक्र किया और इसके साथ ही पाकिस्तान को एक सख्त चेतावनी भी दी। क्या थी वो चेतावनी, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां डीआरडीओ की तरफ से जो मेहनत की गई वो मेहनत अब रंग लाई है और चलता हुआ टारगेट भी अब तबाह किया जाएगा। जी हां, इस मिसाइल के जरिए आखिर कौन सी है ये मिसाइल और इस पूरे मामले को लेकर के एक वीडियो भी इस वक्त जारी किया गया है डीआरडीओ की तरफ से। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन गैंग बस्ट चलाया और इसमें कई सारी गिरफ्तारियां की गई। आखिर कैसे ऑपरेशन गैंग बस्ट को दिया गया अंजाम, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। सबसे पहले बात मजबूत होते भारतीय सेना और पाकिस्तान को दिए कड़े संदेश की। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज एक वार्षिक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और अपने संबोधन में आर्मी चीफ ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ऑपरेशन सिंदूर और टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। इसके साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी आर्मी चीफ ने दिया। अपने आर्मी चीफ ने इस दौरान कहा कि एलओसी के पास अब भी कम से कम 8 आतंकवादी कैंप एक्टिव हैं और कोई भी हरकत हुई तो भारत पूरी ताकत से जवाब देगा। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास को लेकर कहा कि आतंकवाद से पर्यटन की ओर बदलाव दिख रहा है। करेंगे चर्चा और इस खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता का। टीएमसी ने हर बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रौंदने का प्रयास किया है और इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में 2-3 और बड़े खतरनाक इंसिडेंट्स आए हैं जो कि टीएमसी की हिंसात्मक प्रवृत्ति को भी दर्शाती हैं और दिखाती हैं कि किस प्रकार से टीएमसी जो है एक आधुनिक लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। ये क्रम दरअसल पिछले 6 दिनों से चल रहा है और मुझे लगता है कि वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जब ईडी ने आईपैक के दफ्तर में रेड किया था। आईपैक जिसका जो टीएमसी कहती है कि उसका पॉलिटिकल आर्म है और कई वर्षों से जो है आईपैक टीएमसी का काम देख रही थी, इलेक्शन मैनेजमेंट। तो जब आईपैक के ऑफिस में रेड पड़ता है और इस बात की जांच हो रही होती है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क कोल स्कैम में सक्रिय था, क्या उसी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से आईपैक को भी पैसा गया था, अर्थात क्या टीएमसी भी इस मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा थी। जब ये जांच चल रही थी और जिसके कारण रेड हुई थी, तो ममता बनर्जी रेड की जगह पर, रेड के स्थान पर पहुंचती है और उसको हिंसात्मक तौर पे जो वायलेंट ऑब्स्ट्रक्शनिज्म टीएमसी का है उसका प्रयोग कर रोकने का प्रयास करती हैं। कुछ फाइलें लेकर ममता बनर्जी निकलती हैं जो 2022 की थी। वो कह रही हैं कि हम पर आरोप उन्होंने लगाया था कि हमने रेड इसलिए डलवाया था कि 2026 में उनकी इलेक्शन तैयारियों को भांप सके, जान सके, लेकिन जो फाइलें वो लेकर गई थी वो 2022 की थी। खैर, वो एक शुरुआत थी। उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में, जो कि एक बार फिर टीएमसी की मंशा पर बहुत बड़ा प्रश्न पैदा करते हैं। 2 बड़े विषय हैं। एक, मुर्शिदाबाद में एक बीएलओ ने सुसाइड की।
जैसा कि हमेशा टीएमसी करती है, टीएमसी ने आरोप लगाया वर्क प्रेशर उस पर इतना ज्यादा था, इलेक्शन कमीशन इतने प्रेशर डाल रहा था कि बीएलओ ने मजबूरन सुसाइड किया। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत है। टीएमसी का एक लोकल लीडर हमीमुल इस्लाम जो है वो बीएलओ ऑफिसर के तौर पर सर्व कर रहा था, उसने सुसाइड की। लेकिन टीएमसी का एक लोकल लीडर बुलेट खान ने उससे 20 लाख रुपए उधार लिए थे, जो कि कई बार गुहार करने के बाद भी वो उस बीएलओ को, हमीमुल इस्लाम को वापस नहीं लौटा रहा था। ऐसी स्थिति में हमीमुल इस्लाम निश्चित रूप से फाइनेंशियल दबाव में था और उस उत्पीड़न में उसने सुसाइड की। बुलेट खान जो है वो टीएमसी का लोकल नेता भी है, ममता बनर्जी का लॉयलिस्ट भी माना जाता है। तो ये निश्चित रूप से ये टीएमसी के एक लोकल लीडर की धांधली मनमानी से ये सुसाइड हुआ है। लेकिन जो नैरेटिव टीएमसी बुनने का प्रयास करती है, टीएमसी यही नैरेटिव बुनने का प्रयास करती है कि सारे बीएलओ जो है त्रस्त हैं, सारे बीएलओ को जो है वर्क प्रेशर उनसे झेला नहीं जा रहा है और सुसाइड कर रहे हैं। देखिए ये कितना गलत है। सबसे पहली बात, क्या इतना आसान है 20 लाख का आदान प्रदान? कहां से ये पैसे आ रहे हैं टीएमसी वर्कर्स के घरों में कि एक बीएलओ जो था वो 20 लाख दे देता है टीएमसी के एक नेता को, फिर वो वापस नहीं करता है, जिसके कारण जो है उसी की हालत खराब हो जाती है, आर्थिक हालत खराब होती है, फिर सुसाइड करना पड़ता है। 20 लाख किसी को आसानी से जो है लोन भी नहीं मिलता आजकल, और इस तरह 20 लाख जो है ये लोग आपस में वितरित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कई प्रश्न उठते हैं, टीएमसी किस प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग हर जगह पर, हर जिले में कर रही है, और दूसरा किस प्रकार से एसआईआर के पूरे नैरेटिव को, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, जब टीएमसी ने किसी बीएलओ के सुसाइड को ये जताने की कोशिश की कि वो वर्क प्रेशर में वो ज्ञानेश कुमार जी के जो अनरियल डिमांड्स थे उसको पूरा करने में सुसाइड किया। और पहले भी ऐसे तथ्य आए हैं कि टीएमसी वर्कर जो है वो इंटिमिडेट करते हैं बीएलओस को, टीएमसी वर्कर्स जो है वो धांधली करते हैं। और यहां पर तो बुलेट खान जो टीएमसी के नेता है, वो 20 लाख, एक गरीब बीएलओ, गरीब है नहीं है वो तो अब जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन यहां पैसे का एक निजी मामला था। तो मेरे ख्याल से ये नेगेटिव जो एक तरफ ये लोग एसआईआर के खिलाफ बोलते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, सच क्या है बीएलओ के, अगर किसी बीएलओ की मृत्यु हुई है वो आपको मुर्शिदाबाद के इस इंसिडेंट से पता चल रहा है। दूसरी ओर टीएमसी का झूठा नैरेटिव खत्म नहीं हो रहा है। बड़ी तादाद में बर्दमान नवाबदीप रोड पर जब टीएमसी के कुछ लोगों को बुलाया गया एसआईआर की प्रक्रिया में, जो हेराफेरी चल रही थी उसमें सवाल पूछने में, तो उन्होंने पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया। इस प्रकार से अराजकता ये पूरे बंगाल में फैला रहे हैं। दूसरा वाक्य उत्तरपारा से। उत्तरपारा में पिछले हफ्ते एक नाबालिग लड़की की गैंगरेप हुई थी, जिसमें एक टीएमसी का कार्यकर्ता अरेस्ट हो चुका है, 2 अब तक फरार है। लेकिन एनसीडब्ल्यू, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन की एक सदस्य जो इस मामले की सच को सामने ला रही थी, उसके डॉक्टर अर्चना मजुमदार, उनके घर के आगे टीएमसी ने प्रदर्शन किया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, इंटिमिडेट करने की दोबारा कोशिश की, गालियां दी, धमकियां दी कि उनको मारा जाएगा। देखिए बड़ी विचित्र बात है कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में जब कोई रेप केस होता है तो सबसे पहले विक्टिम शेमिंग होती है। ये तो 2012 के पार्क स्ट्रीट रेप केस से देख रहे हैं। सबसे पहले जो है टीएमसी के नेता ही विक्टिम शेमिंग करने का प्रयास करते हैं, ये जताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल रेप हुआ ही नहीं। जब समय मिलता है, ये 3-4 दिन जब कल्प्रिट से ध्यान हटता है, तो उसको छुपाने, जो रियल कल्प्रिट है उसको छुपाने का प्रयास किया जाता है।
शेख शाहजहां के केस में भी हमने देखा किस प्रकार जो है पूरे जो विक्टिम की कहानियां थी उनको झुठलाने का प्रयास किया। 55 दिन तक शेख शाहजहां को छुपाने का प्रयास किया गया था। अंततः सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। आरजी कौर मामले में भी हमने देखा था। लेकिन इस मामले में उत्तर पारा में आप एनसीडब्ल्यू की ही एक सदस्य को अटैक करने की स्थिति में आ जाते हैं। ममता बनर्जी के प्रशासन का पूरा रवैया जो है वो एंटी विक्टिम और प्रो कल्प्रिट है। इसी मामले में नहीं, किसी भी मामले में। और ये बड़े सवाल उत्पन्न करता है, बड़े सवाल खड़ा करता है। टीएमसी आज भले वो आईपैक का मामला हो, भले वो उत्तर पारा रेप केस का मामला हो, या भले वो किसी बीएलओ की मृत्यु का मामला हो, टीएमसी का जो पूरा कंडक्ट है वो एक राजनीतिक पार्टी का कम और एक माफिया एम्पायर का ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि हर जगह तोलाबाजी, हर जगह कट मनी में इतना कट है इनका हर जगह पर कि हर जगह क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करना, अपराधियों को प्रोटेक्ट करना इनके लिए एक मजबूरी भी हो जाती है और इनकी एक फितरत और आदत भी बन चुकी है। इसी पिछले शनिवार को ही जिस प्रकार से डॉक्टर अर्चना मजुमदार को हेकल किया गया, धमकी दी गई कि उनको जान से मारा जाएगा। डॉक्टर शुभेंदु अधिकारी जी पर भी एक जानलेवा हमला हुआ था शनिवार को 8:20 पर, जब वो एक रैली से वापस आ रहे थे। पुरुलिया के पास चंदरकोना रोड, पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हमला हुआ था। और जैसा कि कई और केसेस में हमने देखा है, पुलिस ने घंटों तक कोऑपरेट नहीं किया था। एफआईआर लॉन्च करने में जो है 3-4 घंटे लगे थे। तो बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं कि ममता बनर्जी आखिर बंगाल में, मेरे ख्याल से जब खुद उन्होंने ये वायलेंट ऑब्स्ट्रक्शनिज्म का रास्ता चुना था पिछले गुरुवार को, ईडी के पूरे प्रक्रिया को बाधित करके, मेरे ख्याल से एक इशारा, एक बहुत क्लियर मैसेज उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को दे दिया है कि मोबोक्रेसी, डेमोक्रेसी से हटकर अब टीएमसी आने वाले समय में जब तक चुनाव नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि टीएमसी को भी जमीनी हकीकत पता है, किस प्रकार से लोग आक्रोशित हैं, किस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है। और आज एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया उन्होंने, वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, मोबोक्रेसी को एक निर्णय मेरे ख्याल से ले लिया गया है टीएमसी के द्वारा कि हर जिले में इसी प्रकार की अराजकता फैलाएंगे ये लोग। एसआईआर की प्रक्रिया को भी बाधित करेंगे और साथ में जो है एक क्रिमिनल का नेक्सस को आगे बढ़ाकर टीएमसी को जितना लाभ पहुंचा सकते हैं ये लोग आने वाले दिनों में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये एक सीमित प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कुछ बहुत ही हृदय विदारक चीजें जो बंगाल से आई थी पिछले 24-48 घंटे में, उसको सामने लाने का एक प्रयास था। धन्यवाद। तो बीजेपी की तरफ से ये प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता में सीधे तौर पर टीएमसी पर हमलावर होते हुए तुहिन सिन्हा नजर आए, जिन्होंने सीधे तौर पर हमलावर होते हुए कहा कि बीएलओ जिन्होंने आत्महत्या की थी उसके पीछे क्या वजह थी, इसको लेकर बड़ा खुलासा भी उनकी तरफ से किया गया। नजर इस खबर पर रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी, कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया।
कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से आर्मी चीफ की तरफ से आज एक वार्षिक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि LOC के पास अब भी कम से कम 8 आतंकवादी कैंप एक्टिव हैं और कोई भी हरकत अगर पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो भारत पूरी तरह से उसका जवाब देगा। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास को लेकर कहा कि आतंकवाद से पर्यटन की ओर बदलाव दिख रहा है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. Indian Army's own decade of transformation, we can be justifiably very satisfied with the progress made during the year 2025. Concurrently, capability development and infrastructure enhancement are progressing through a whole of government approach. तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, आत्मनिर्भर होते भारत का जिक्र भी उन्होंने किया। लेकिन इसके साथ ही आर्मी चीफ ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि सेना का शानदार प्रदर्शन इस दौरान रहा है। ताकतवर किस तरीके से भारतीय सेना हो रही है उसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया और आर्मी चीफ ने अपने संबोधन में कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया पाकिस्तान के खिलाफ तो उस वक्त सेना का शानदार प्रदर्शन नजर आया। और हमारे साथ हमारी सहयोगी नंदिता इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नंदिता, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से आज एक वार्षिक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया और इस दौरान उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया, पाकिस्तान को भी कड़े शब्दों में लताड़ लगाई और साथ ही उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है उसका भी जिक्र किया। नंदिता जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। एक तो कृतिका आर्मी डे होने वाला है, 15 जनवरी को हर साल हम आर्मी डे को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है साल में आर्मी चीफ की। जी, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में एक बार भी ये जो न्यूक्लियर ब्लफ जिसे कहते हैं, धमकी कही जाती है पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर में, वो कभी भी वो पॉलिटिशियंस और वहाँ के जो बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा था, लेकिन DGMO से जो टॉक्स हुई थी भारत की और पाकिस्तान की उसमें कभी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल का इस्तेमाल नहीं किया पाकिस्तान ने। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु मैं ये कहूँगी कृतिका कि अभी भी 8 टेररिस्ट कैंप्स मौजूद हैं अक्रॉस दी LOC जिन पे हमारी फौज नज़र रखी हुई है। तीसरी, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, 2023 से लेके 2033 तक का जो टाइम है वो डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, जिसमें रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन, दिव्यास्त्र बैटरी, जिसमें AI ड्रोन्स वगैरह का संकलन किया जाएगा। ऐसी नई नई फॉर्मेशंस आने वाली हैं। आत्मनिर्भरता कैसे आर्मी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर्स को एक बिग डाटा एनालिसिस की मदद से कैसे सॉफ्टवेयर का सिंदूर में बड़ी पुरजोर तरीके से इस्तेमाल हुआ और कैसे हमारी फौज ने सिनर्जी के साथ काम किया, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के साथ और बाकी एजेंसीज के साथ ही कैसे बाकी सारी जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन दुश्मन की तरफ से फैलाया गया था,
उसको हमारी न सिर्फ फौज बल्कि हमारे पूरे देश के इंफॉर्मेशन तंत्र ने किस तरह से संभाला, साथ ही बहुत ही ज़रूरी आर्टिलरी और एयर डिफेंस। आगे आने वाला समय जो फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर है, यानी आगे आने वाली जो जंगें हैं कृतिका, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, साइबर वॉरफेयर और स्पेस में लड़ी जाएंगी। तो ऐसे में ऑटोमेटेड वेपन्स यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, चाहे वो ड्रोन्स हो, उनका इस्तेमाल बहुत 10 गुना बल्कि 100 गुना बढ़ने वाला है, ऐसा हमारे आर्मी चीफ ने कहा। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो जहां हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय सेना लगातार हमारी मजबूत भी होती नजर आ रही है, क्योंकि इसके हाथों में अब एक ऐसा हथियार आ चुका है जिसकी एक दहाड़ से दुश्मन टैंकों के पर खच्चर उड़ जाएंगे। जी हां, ऐसे हथियार से एक और भारतीय सेना मजबूत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की ओर भी बढ़ रहा है। दरअसल भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। ये मिसाइल इतनी स्मार्ट है कि ये चलते हुए टैंक को ढूंढकर उसे ऊपर से ही तबाह कर सकती है। ये तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी इसे दागने के बाद सैनिक को उसे कंट्रोल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, जिसकी वीडियो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे तस्वीरें। इस परीक्षण के दौरान इस मिसाइल के चलते हुए टैंक जैसे लक्ष्य को बिल्कुल सही तरीके से निशाना बनाया, और इसके साथ ही ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अपने संवाददाता से भी हम चर्चा करेंगे इस पूरी खबर को लेकर। तो DRDO की ताकत जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं बढ़ती हुई इस समय नजर आ रही है, और किस तरीके से DRDO की एक और कामयाबी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर यह काम करती है, यानी कि एक बार इस मिसाइल को दागने के बाद में दोबारा इसे कंट्रोल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, ये खुद से काम करती है, और इसीलिए इसे फायर एंड फॉरगेट कहा गया है। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल चलते हुए टारगेट को तबाह करने में पूरी तरह से सक्षम है, यानी कि अगर दुश्मन का टैंक आ रहा है या इधर से उधर अगर मूव भी कर रहा है तो उसे ढूंढकर तबाह करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। और इसके साथ ही स्वदेशी तकनीक से ये मिसाइल बनी है, आधुनिक टैंकों को नष्ट करने में ये मिसाइल पूरी तरह से सक्षम है। तो भारतीय सेना जो है वो लगातार मजबूत हो रही है, और इस मिसाइल के जरिए आत्मनिर्भर भी लगातार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो कामयाबी तो है ही, लेकिन साथ ही दुश्मन भी इसके जरिए कांपते हुए नजर आएंगे। एक डर जरूर दुश्मन के अंदर है इस मिसाइल को लेकर, क्योंकि आधुनिक स्वदेशी तकनीकों से ये मिसाइल जो पूरी तरह से लैस है, उन्नत सुरक्षा प्रणालियों को भेदने में भी पूरी तरह से सक्षम है, साथ ही सटीक लक्ष्य पहचानने और हमले में कारगर है, जो हमने आपको इस वीडियो के जरिए भी दिखाया। क्योंकि जो टारगेट था वो मूव कर रहा था, उसके बावजूद भी इसने पूरी तरह से इसने उस पर वार किया। इसके साथ ही भारतीय सेना की ताकत भी लगातार बढ़ रही है इसके जरिए। सीधे तौर पर हम देखें तो आधुनिक एंटी टैंक हथियार बेड़े में शामिल होगा, और सैनिक सुरक्षित रहकर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। विदेशी मिसाइलों पर जो हमारी निर्भरता है वो भी आगे आने वाले समय में कम होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही देश की सुरक्षा और मजबूत होती हुई इस मिसाइल के जरिए नजर आएगी, जिसे फायर एंड फॉरगेट भी कहा जा रहा है। तो इसकी क्या कुछ खासियत है और किस तरीके से ये काम करती है, इसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर है दिल्ली से, जहां आपको बता दें कि अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अलग अलग गैंग के 100 से ज्यादा गुर्गे इस वक्त गिरफ्तार किए गए, और देश की राजधानी दिल्ली से जहां अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया और 800 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर गंभीर मामले दर्ज है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने 2 दिन यानी कि 48 घंटे के अंदर अपराधियों के खिलाफ ये अभियान चलाया है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन गैंग बस्ट जिसका नाम दिया गया, और इस ऑपरेशन के तहत करीब 4299 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। 48 घंटे तक ये छापेमारी चली है, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि कई राज्यों में कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर के खिलाफ ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बड़ी मुहिम, जहां 4299 ठिकानों पर एक साथ ही छापेमारी की गई। 280 गैंगस्टर समेत 800 से ज्यादा अपराधियों को इस समय गिरफ्तार
किया गया है इस अभियान के जरिए। हालांकि ये कोई पहला अभियान नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के अभियान चलाए गए हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो ऑपरेशन प्रहर चलाया गया, जिसके तहत 143 के करीब अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। और अब ये ऑपरेशन गैंग बस्ट, जिसके जरिए 800 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ऑपरेशन गैंग बस्ट, जहां गैंगस्टर्स के खिलाफ ये बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया गया और दिल्ली पुलिस की ये बड़ी मुहिम। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज लोहड़ी का त्योहार है। आज शाम को कई सारे घरों में आग जलेगी और लोहड़ी के इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसकी एक तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ न्यूज़ पंच और डीडी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ अच्छे से इस त्योहार को मनाइए और इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।